प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स जैक द्वारा स्पेशल एग्जाम लिया गया था और उसी में ये प्रश्न पूछे गए थे। उसी प्रश्नों को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। साथ ही मैं एक सरकारी पीजीटी शिक्षक हूं। यदि इकोनॉमिक्स में आपको कोई भी प्रश्न में समस्या है, नहीं समझ में आ रहा है, तो टेलीग्राम चैनल को मेरा ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर उन प्रश्नों को रखिए, जितना जल्दी संभव हो सकेगा मैं उसका उत्तर आपको बता दूंगा या समझा दूंगा। तो चलिए हम लोग स्पेशल एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को देख लेते हैं, जो आपके एसए 1 और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आया था, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? हम लोग सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। अर्थशास्त्र तर्कशास्त्र का विज्ञान है, किसने कहा था? तो ये कहा था रॉबिन्स ने। माइक्रोज, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है? तो माइक्रोज जो है वो ग्रीक शब्द है। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या साधनों का आवंटन है, साधनों का कुशलतम उपयोग है, आर्थिक विकास और इनमें से सभी है। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उदासीनता वक्र होता है, तो उदासीनता वक्र कुछ इस तरह का होता है बच्चों, और ये है आपका मूल बिंदु। ये क्या है? आपका मूल बिंदु। तो इसकी ओर क्या है? ये उठा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरती है, तो उत्पादन संभावना वक्र कुछ इस तरह का होता है बच्चों, तो हम लोग देख सकते हैं ऊपर से क्या है, नीचे की ओर ये गिरती है। तो ये आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। उस वक्त जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है का नाम है, तो उसका नाम है उत्पादन संभावना वक्र, जिसको अभी हम लोग देखें। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि कुल उपयोगिता जब अधिकतम होती है, ये अधिकतम होती है, तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो यहाँ पर इसको काटती है, मतलब यहाँ पर ये शून्य हो जाती है। तो यहाँ हो जाएगा शून्य। फिर है गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हम लोग गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। गोसेन का द्वितीय नियम है सम सीमांत उपयोगिता नियम। बच्चों इसको याद रखिएगा, गोसेन का प्रथम नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, और गोसेन का द्वितीय नियम है क्या है? सम सीमांत उपयोगिता नियम, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। मांग वक्र की ढाल समानता होती है, तो मांग वक्र की ढाल समानता क्या होती है? तो ये है आपका मांग वक्र। तो ये ऊपर से क्या है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है, मतलब इसकी ढाल हमेशा ऋणात्मक होती है। ऊपर से नीचे गिर रही है, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा बाएं से दाएं नीचे की ओर। सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? तो सीमांत उपयोगिता निकालने का ये फॉर्मूला है डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू। और एक और दूसरा फॉर्मूला है सीमांत उपयोगिता निकालने का, एम यू बराबर टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। ये दोनों फॉर्मूला है बच्चों, तो इसमें बट्टा वाला दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है, तो गिफिन वस्तु मतलब होता है घटिया वस्तु, उसका अगर मूल्य गिरेगा तो मांग भी गिरेगा, और मूल्य बढ़ता है तो मांग भी बढ़ता है, तो इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक। मतलब इसमें मांग वक्र कुछ इस तरह का होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम, तो अवसर लागत को हम लोग आर्थिक लागत कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है, तो इसको हम लोग स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। स्थानापन्न भी बोल सकते हैं, प्रतिस्थापक वस्तु भी बोल सकते हैं। मांग फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? मांग फलन बताता है कि मांग जो है वो किस पर निर्भर करता है? मूल्य पर निर्भर करता है, तो ये मांग फलन है। तो ये यहाँ फॉर्मूला कौन सेट खा रहा है आपका? तो ये वाला फॉर्मूला सेट खा रहा है आपका कि एक्स वस्तु का मांग, एक्स वस्तु का मूल्य, और ये जो एफ देख रहे हैं ये फलनात्मक संबंध बताता है मांग और मूल्यों के बीच। तो आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो मांग की लोच जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। कैसे? तो सबसे पहले इन्फिनिटिव, दूसरा ग्रेटर देन वन, तीसरा लेस देन वन, चौथा है बराबर वन, और पांचवा है बराबर जीरो। ये 5 प्रकार की मांग की लोच होती है।
उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। तो उत्पादन फलन, उत्पादन और साधन के बीच फलनात्मक संबंध को ही हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। तो ये हो जाएगा QX बराबर फंक्शन ऑफ ABCD। ये ABCD क्या है? साधन है। श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस, ये सब जो साधन है वो, और Q जो है आपका उत्पादन है। उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो उत्पादन का सबसे सक्रिय साधन होता है श्रम। निम्न में कौन सही है? तो आपका ये करेक्ट आंसर है TVC बराबर TC माइनस TFC। ऐसे मूल फॉर्मूला आपका है TC बराबर TFC प्लस TVC। ठीक है, TVC। अब यदि आपको TVC को निकालना है तो इसको उठा के इधर ले आइएगा, तो आपका हो जाएगा TFC बराबर TC माइनस TVC। TFC निकालना है तो हो जाएगा TC माइनस TVC, और तो आपका ये फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। AR को प्रदर्शित किया जाता है तो AR का फॉर्मूला है TR बट्टा Q। पूर्ण प्रतियोगिता में, पूर्ण प्रतियोगिता का चित्र ये इस तरह का होता है। यही मूल्य होता है, यही औसत आय है, और यही आपका सीमांत आय है। मतलब P बराबर AR बराबर MR होता है। तो आपका पहला जो है करेक्ट है। पूर्ति के नियम को किस फलन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो पूर्ति निर्भर करती है किस पर? मूल्य पर। मूल्य बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ता है, मूल्य घटता है तो पूर्ति भी कम हो जाती है। तो आपका ये पहला फॉर्मूला करेक्ट है। बाजार मूल्य पाया जाता है। तो बाजार मूल्य जो है वो अति अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक होते हैं। तो वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उत्पादन साधनों की कीमत, इनमें से सभी। तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। किस बाजार में AR बराबर MR होता है? तो AR बराबर MR जो होता है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय क्या है? तो राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। राष्ट्रीय आय मतलब संपूर्ण देश का आय का गणना किया जाता है, इसलिए जहां व्यापक पैमाने पर अध्ययन हो उसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में कौन शामिल है? तो भूमि, वन, खनन, इनमें सभी। तो प्रकृति से जुड़ा हुआ जितना भी काम रहेगा वो प्राथमिक क्षेत्र से कहलाएगा। तो यहाँ भूमि है जो प्रकृति का, वन भी प्रकृति, और खनन भी प्रकृति से ही होता है, प्रकृति से ही हम लोग लेते हैं। निम्न में कौन चक्रीय प्रवाह में शामिल है? तो उपभोग, विनियोग, आय, ये आपका चक्रीय प्रवाह में शामिल है, इसलिए आपका चौथा हो जाएगा इनमें से सभी। राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ को शामिल किया जाता है। भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1969 में। भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, किसने कहा था? तो हार्ले विदर्स ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में आता है। लाभ का निम्न में कौन सा घटक है? तो लाभ का घटक है आपका लाभांश, अवितरित निगम लाभ कर, ये सभी है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा हमेशा विनिमय का माध्यम भी होता है, लेन देन के काम आता है, और मूल्य का मापक होता है। तो यहाँ तीसरा हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो JB सेन ने। APC प्लस APS बराबर वाट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, यहाँ 1 होगा। बजट की अवधि क्या होती है? तो बजट की अवधि जो होती है वार्षिक होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। और लास्ट आर्ट्स का क्वेश्चन है ये, अदृश्य मदों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो इनमें से सभी को। यहाँ से फिर आपका साइंस और कॉमर्स का शुरू हो जाता है। साइंस कॉमर्स का बच्चों अलग क्वेश्चन आता है एग्जाम का, और आर्ट्स का अलग आता है, लेकिन पढ़ना सबको एक ही है। तो ये साइंस और कॉमर्स का ये क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है? तो समाजवादी में। निम्न में कौन अवसर लागत का एक वैकल्पिक नाम है? तो हस्तांतरण लागत। मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप इकाई में, तो उपयोगिता की माप जो होती है यो यूटिल में किया जाता है, यूटिल्स में। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है तो इकाई से कम। कुल उपयोगिता का मान अधिकतम होता है जब सीमांत उपयोगिता मान होता है तो क्या? शून्य होता है। बजट रेखा 2x प्लस 3y बराबर 12 की ढाल होगी, तो ये जो है इसका ढाल होता है PX बट्टा PY।
मतलब px जो है वो x वस्तु का मूल्य होता है और py y वस्तु का मूल्य होता है और ये कुल मुद्रा होता है। तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। तो पहला आपका करेक्ट है। एक वित्त मंत्री वैसी वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि कर सकता है जिसकी मांग की कीमत लोच होती है तो 1 से कम। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो AC बराबर AFC प्लस AVC ये सही कथन है। आगत को निर्गत में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग उत्पादन कहते हैं। आगत मतलब हो गया आपका साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस, और निर्गत हो गया जो उनके प्रयोग से हम उत्पादन जो करेंगे तो वो निर्गत कहलाएगा। कॉफ डगलस उत्पादन फलन Q बराबर AL अल्फा के बीटा में पैमाने के प्रतिफल की माप होगी अल्फा प्लस बीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरती है तो ऊपर से नीचे। किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत 60 रुपये है, उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन की औसत स्थिर लागत क्या होगी? तो औसत स्थिर लागत पूछ रहा है तो यहाँ आपका हो जाएगा 6 रुपया। कैसे हो जाएगा? तो 60 को 10 से भागा लगा देंगे तो ये 0 0 कट जाएगा तो 6 बचेगा। औसत लागत सीमांत लागत के बराबर होती है जब औसत लागत न्यूनतम होती है। किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो वस्तु की पूर्ति की मात्रा और कीमत के बीच हमेशा क्या होता है? प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। यदि मूल्य बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ेगी और मूल्य घटेगा तो पूर्ति भी घटेगी, तो हम लोग कहेंगे प्रत्यक्ष संबंध। और वही वस्तु की मांग और कीमत के बीच क्या होता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगा। किस प्रकार की बाजार संरचना में एक फर्म का औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र उत्पादन अक्ष के समानांतर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। एक फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फर्म का मुख्य उद्देश्य हमेशा लाभ अधिकतम करना ही होता है। निम्न में कौन पूर्ण प्रतियोगी बाजार की एक विशेषता नहीं है? तो कीमत विभेदीकरण ये पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, ये एकाधिकारी की विशेषता होती है। तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक फर्म उत्पादन बंद कर देता है जब वस्तु की कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो जाती है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपका पैमाने के प्रतिफल नियम से। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम व्यष्टि तथा समष्टि शब्दों का प्रयोग किया था? तो इसका ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। इसका हो जाएगा आंसर रैगनर फ्रिस। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो मध्यवर्ती वस्तु और पुरानी वस्तुओं क्रय विक्रय इसे सम्मिलित नहीं किया जाता राष्ट्रीय में। तो तीसरा हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों। निम्नलिखित में कौन सा स्टॉक का एक उदाहरण है? तो गोदाम में रखी गई वस्तु की मात्रा। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है? तो राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या नहीं है? प्रतिशत विधि। ये किसकी गणना की विधि है? प्रतिशत विधि। तो ये मांग की लोच की गणना की विधि है जिसको फ्लक्स ने दिया था। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए ये आर्ट्स में पूछा, साइंस में भी पूछा, तो ऐसा नहीं है कि जो आर्ट्स में पूछेगा साइंस में नहीं पूछ सकता है, उसको भी देख लेना। जो साइंस में पूछता है वो आर्ट्स में भी पूछ सकता है। व्यावसायिक बैंक का एक प्रमुख कार्य क्या है? तो साख का निर्माण करना। मुद्रा का कार्य क्या है? तो मूल्य का मापक होता है, विनिमय का माध्यम होता है, मूल्य का संचय, तीनों होता है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? तो ये भी देखिए आर्ट्स में ये क्वेश्चन पूछा था, साइंस में और कॉमर्स में भी पूछ दिया, हार्डले विदर्स। निम्न में सबसे तरल संपत्ति किसे माना जाता है? तो मुद्रा को। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उत्पादन रोजगार में वृद्धि है, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता, मूल्य स्थिरता है। तो इनमें सभी, जहां इनमें से सभी रहता है ज्यादातर आंसर इनमें सभी ही होता है, तो इसका भी यही हो गया। यदि नगद रिजर्व अनुपात CRR 0.25 है तो मुद्रा गुणक का मान क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 4। कैसे? तो इसका फॉर्मूला होता है 1/CRR। तो यहाँ 1/0.25 अगर हम करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 अंक है, तो यहाँ ऊपर 0, 25 चौके 100, तो यहाँ आपका 4 आंसर आ जाएगा। समग्र मांग एक घटक है किसका? उपभोग का। अर्थव्यवस्था में प्रत्याशित उपभोग में वृद्धि तथा प्रयोज्य आय में वृद्धि का अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। कौन सा कथन सत्य है? तो MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है।
पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्मित करती, ये भी क्वेश्चन आर्ट्स में आया और साइंस में भी पूछ दिया। ये जेबी से का कथन है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में स्वायत्त उपभोग की मात्रा 50 करोड़ रुपए तथा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.8 है तो आय स्तर 500 करोड़ रुपए पर प्रत्याशित उपभोग की मात्रा क्या होगी? तो 450 करोड़ हो जाएगी। यहाँ बना हुआ ये फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे। प्रत्याशित उपभोग की मात्रा C प्लस BY हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग बैठाएंगे 50 प्लस 0.8 और 500 गुना करके हमको इतना आ जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब मानी जाती है? ये भी क्वेश्चन आर्ट्स में पूछा, साइंस में भी आ गया है। 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय इसको जारी करता है। 1 रुपया का नोट, बाकी 1 से ऊपर का जो नोट है वो रिजर्व बैंक जारी करता है। ऐसे वह जो सरकार के लिए किसी संपत्ति का सृजन नहीं करते कहलाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं राजस्व व्यय। और लास्ट क्वेश्चन है, आय के सभी स्तरों पर जब एक समान दर से कर लगे तो इस कर को क्या, कौन सा कर कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं अनुपातिक कर। तो बच्चों, ये थे आपके आर्ट्स और साइंस में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। आशा करते हैं आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।